टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बिहार सरकार की तरफ से सेकंड फेज़ की एक भर्ती आई है, जिसमें क्या कहते हैं आपको बहुत ही कम टाइम मिला है पढ़ाई करने के लिए। तो उस पर्पज़ के हिसाब से और क्या कहते हैं बिहार एसआई है और भी बिहार की वैकेंसियाँ हैं, यूपी की वैकेंसियाँ हैं, इन सभी के लिए जो ये घटना चक्र का है सामान्य अध्ययन, वो सभी एग्ज़ामों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो ये बीपीएससी के द्वारा जो भी परीक्षाएं ली गई हैं उनमें जो क्वेश्चंस आए हैं उन पे आधारित देखा गया है। तो अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि जब आपका जो एग्ज़ाम है उससे आप एक लेवल ऊपर की तैयारी करेंगे तो आपका वो एग्ज़ाम तो ऑटोमेटिकली ही क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम इसमें स्टार्ट करेंगे। सामान्य अध्ययन है और इसमें हम भारतीय इतिहास, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था, सामान्य विज्ञान, समसामयिकी, विविध, सामान्य भूगोल और बिहार राज्य से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं बिहार से संबंधित उन सभी को भी लेंगे। तो ये हम सब आपका इसी में स्टार्ट करेंगे, ठीक है गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय इतिहास। क्या रहेगा? भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनकी हम एक एक वीडियो बना देंगे। जैसे कि प्राचीन भारत का इतिहास हो गया तो इसकी एक हम मैराथन वीडियो बना देंगे। फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास हो गया, उसकी एक मैराथन वीडियो बन जाएगी। तो बस आपको करना क्या है कि जो एक एक वीडियो होंगी उन्हीं को आप रिपीटेड देखिए, ताकि जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आप और उसकी जो थ्योरी है वो आपसे मिस ना हो जाए। क्योंकि क्वेश्चन आंसर बहुत सारे ऐसे होते हैं जो रिपीटेड होते हैं। क्वेश्चन 50% आपके क्वेश्चंस रिपीटेड हो जाते हैं, बाकी के जो 50% होता है उसमें से आपका 25% तो आपकी थ्योरी से फंस जाता है। जो टीचर्स जब आपको पढ़ाते हैं और जो क्वेश्चन आपको पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस कराते हैं, उसके बाद जो वो आपको समझाते हैं उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस फंस जाते हैं, क्योंकि वो रिलेटेड करके आपको पढ़ाते हैं। फिर उसके बाद जो आपकी सेल्फ स्टडी होती है, अब ये ऐसे हो गया कि 50% हो गया, आप क्वेश्चन वाइज टॉपिक वाइज एकदम करंट क्वेश्चन आपको पढ़ा दिया और उसमें 25% हो जाता है वो थ्योरी में जो आपको समझाते हैं वो। फिर 25% जो बचता है वो आपकी हो जाती है सेल्फ स्टडी। जब आप उसमें अपनी सेल्फ स्टडी भी उसमें इंक्लूड कर देंगे तो फिर आपके हाथ से आपकी भर्ती को, आपकी वैकेंसी को, आपकी जगह को कोई भी नहीं छीन सकता है। तो ऐसे चलिए हम स्टार्ट करेंगे। हम एक एक वीडियो आपकी मैराथन बना देंगे जो कि बस आपको पढ़ना है, बस कानों में ईयरफोन लगाया और अपना पढ़ाई की, ठीक है गाइस। तो आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत की। किसकी? भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत का इतिहास। तो इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो हमारे प्रीवियस ईयरली एग्जाम्स में आए हुए हैं उन सभी का हम अध्ययन करेंगे विद सॉल्यूशन के साथ, क्योंकि सॉल्यूशन से भी काफ़ी क्वेश्चंस फंस जाते हैं। तो चलिए हम इसमें स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो भारत में क्या कहते हैं पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं वो हमें बताना है। तो आप इसमें कह दोगे कि जो भारत में मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ से पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब इसकी हम पूरी व्याख्या देख लेते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्रारंभिक स्तर मेहरगढ़ को माना जाता है। 7000 से 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसवा का क्षेत्र था। कुछ विद्वान मेहरगढ़ में पशुपालन का काल 8500 ईसा पूर्व से मानते हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व के मध्य मानव के बसने तथा निश्चित तौर पर 6400 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब क्वेश्चन आपसे आ जाता है कि चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो आप कह दोगे कि जो चावल के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ है, जो कि अभी फिलहाल पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, जहाँ पर आपके गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। किसके? गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। इसके साथ ही चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डी हवा, जो कि प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। 6500 ईसा पूर्व में चावल की फूसी के साक्ष्य मिले थे। कहाँ से? जो आपकी प्रयागराज जिले में स्थित बेलन नदी के तट पर स्थित है। और कौन सी जगह है? तो वो है कोल्डी हवा, ठीक है गाइस। और कितना वर्ष पुराना है? तो 6500 ईसा पूर्व। और उससे क्या प्राप्त हुआ था? तो चावल की भूसी प्राप्त हुई थी गाइस। क्या? चावल की भूसी। और आपसे पूछ लेता है कि मेहरगढ़ वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो आप कह दोगे कि जो मेहरगढ़ है वो वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान पे स्थित है, ठीक है। और वहाँ से हमें क्या प्राप्त हुए थे? तो वहाँ से हमें गेहूँ के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें कि निम्नलिखित में से किसको
कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। यानी कि इनमें से वह कौन सा युग है जिसे कैल्कोलिथिक युग भी कहते हैं? तो आप कह दोगे जो कैल्कोलिथिक युग है वो ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है उन्हें प्राय ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहा जाता है। यानी कि जब जो वो है काल जिसमें क्या कहते हैं तांबे के औजार और उसके साथ साथ पत्थर के बने हुए उपकरणों या औजारों का प्रचलन मिलता है उसे क्या कहते थे? तो उसे कहते थे ताम्रपाषाणिक संस्कृति। ठीक है गाइस। और कैथोलिक युग किसे कहते हैं? तो कैथोलिक युग आपका ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग होता था? जो हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे तो उन पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग होता था? तो आप कह दोगे कि उन पर सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग होता था। किसका? लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? यानी कि जो सिंधु सभ्यता थी तो वो किस युग की सभ्यता थी? ऐतिहासिक काल की या प्रागैतिहासिक काल की या उत्तर ऐतिहासिक काल की या अर्ध ऐतिहासिक काल की? तो इसका हो जाएगा अर्ध ऐतिहासिक काल। यानी कि इस सभ्यता में पढ़ने का तो जो लिपि का तो ज्ञान था लेकिन उसे अभी तक आज तक उसे पढ़ा नहीं गया है, तो वो हो जाता है आपका अर्ध ऐतिहासिक काल। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। इसमें दिया गया है कि प्रातः ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्रागैतिहासिक कालखंड होता है। भारतीय इतिहास में 2500 बीसी से 600 बीसी का कालखंड अर्ध ऐतिहासिक माना गया है। सैंधव सभ्यता अर्ध ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन का ज्ञान तो था परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है कि पक्की ईंटों से बनी इमारतें या फिर प्रथम असली मेहराब या पूजा स्थल या फिर कला और वास्तुकला। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी कि यहाँ पर जो मकान देखे गए थे वो पकी हुई ईंटों से बने हुए थे। पकी हुई ईंटों से बने हुए थे, चौड़ी सकरी क्या कहते हैं नालियाँ बनी हुई थी। तो ये एक तरीके से शहरी व्यवस्था थी। कैसी? शहरी व्यवस्था थी। तो इसका आंसर हो जाएगा पकी ईंट से बनी इमारत। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यह नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंट से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार व अन्नागार प्रमुख है। इनकी सतह पक्की ईंटों की है जिसे जिप्स तथा मोर्टार द्वारा जोड़ा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो इनमें से वह कौन सा है जो कि एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल। जो लोथल है वो हड़प्पा का एक बंदरगाह है और लोथल अभी वर्तमान में आपके गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पा कालीन बंदरगाह था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो लोथल है वो वर्तमान में कहाँ है? तो आप कह दोगे कि गुजरात में है। और गुजरात में भी अगर वो आपसे पूछता है कि गुजरात में भी कहाँ है तो आप कह दोगे कि अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है? तो निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो आप वो कह दोगे लोथल है और लोथल एक हड़प्पा कालीन बंदरगाह भी है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो इनमें से वह कौन सा स्थान है जहाँ पर टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो आप कह दोगे कि इसका आंसर है बनावली। जो बनावली है वहाँ से क्या कहते हैं टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ था। आगे देखते हैं। आगे है कि निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो इनमें से वह कौन सी जगह है जहाँ पर जुते हुए खेतों के निशान मिले थे? तो आप कह दोगे कि जुते हुए खेतों का जो निशान है वो आपका कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। देख लेते हैं आगे इसमें क्या दिया गया है। तो प्रश्नगत हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंबात की खाड़ी के निकट स्थल लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में घाघर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं।
गुजरात के धोलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। और हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। अब इसमें से आपकी जो थ्योरी है उसी में से काफ़ी क्वेश्चन आपके निकल रहे हैं। जैसे कि पूछ लेता है कि गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं, तो आप कह दोगे कि वो लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा है कि जो कालीबंगा है, तो कालीबंगा किस नदी के किनारे है, तो आप कह दोगे कि जो कालीबंगा है वो आपका घाघर नदी के किनारे है। और वहाँ से आपको किसके साक्ष्य मिले हैं, तो आप कह दोगे कि वहाँ से आपको खेत के साक्ष्य मिले। कैसे? जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। फिर है कि धौलावीरा से, जो धौलावीरा है, धौलावीरा से आपको 10 बड़े बड़े चिन्हों वाले शिलालेख मिले हैं। कहाँ पर? जो धौलावीरा है तो वो गुजरात में है, और गुजरात से आपको 10 चिन्हों, जो बड़े बड़े आकार के 10 चिन्हों वाले शिलालेख मिले हैं। आगे है कि हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। अब हल्की प्रतिकृति कहाँ से मिली है, तो हरियाणा के फतेहाबाद जिले से, और जिले में भी कहाँ पर, तो बनावली से। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। तो इनमें से वह कौन है जो कि हड़प्पा का और मोहनजोदड़ो का जो खुदाई हुई थी उससे संबंधित नहीं है। तो डॉक्टर डी बनर्जी हैं, ए के दीक्षित हैं, और आपके MS वत्स हैं, और BA स्मिथ है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी उसमें आपके जो BA स्मिथ हैं वो संबंधित नहीं थे। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं कि 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया था। वर्ष 1926-27 से वर्ष 1933-34 में माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में रखालदास बनर्जी ने की थी। क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि हड़प्पा की जो खुदाई हुई थी तो उसमें सबसे पहले उसकी जो खोज हुई थी हड़प्पा सभ्यता की, तो वो किसने की थी, तो आप कह दोगे कि इसकी जो खुदाई हुई थी और जो इसकी खोज हुई थी वो 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। तो दयाराम साहनी जो है वो आपके हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। फिर आता है कि मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी, तो मोहनजोदड़ो की खोज सबसे पहले 1922 में रखालदास बनर्जी ने की थी। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान KN दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, ओरेल स्टीन, ए घोष, JP जोशी आदि ने इसी सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि BA स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि ये एक भारतीय विधवा कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि, तो ये बोगज कोई क्या है और इसका महत्व क्यों है, तो इसका हो जाएगा कि जो बोगज कोई है वो वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए थे उसमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। तो इसका महत्व क्यों है, क्योंकि इसका महत्व इसलिए है कि जब वहाँ पर खुदाई हुई थी तो वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए थे उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पहला। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था। तो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था, तो आप कह दोगे कि जो प्रसिद्ध 10 राजाओं का जो युद्ध था वो परुशुनी नदी पर हुआ था। और जो परुशुनी नदी है उसका वर्तमान में उसका नाम क्या है, तो वर्तमान में उसे रावी नदी कहते हैं। क्या कहते हैं, रावी नदी कहते हैं। तो इसी रावी नदी के किनारे जो 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल है जो सोम को समर्पित है, तो आप कह दोगे कि जो 9वां मंडल है वो पूर्णतः सोम को समर्पित है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है, जो 9वां मंडल है वो पूर्णतः सोम और इस पेय का नामाकृत देवता को समर्पित है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, तो गायत्री मंत्र का जो वर्णन है वो आपका ऋग्वेद से मिलता है। किससे मिलता है, ऋग्वेद से मिलता है। ठीक है गाइस, और ये ऋग्वेद जो इसकी रचना की थी, जो इसकी रचनाकार थे तो वो कौन थे, तो वो थे विश्वामित्र। ठीक है गाइस, विश्वामित्र थे। और जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद के 3 मंडल में
वर्णित है। जो गायत्री मंत्र है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऋग्वेद में जो गायत्री मंत्र है वो किस मंडल में वर्णित है, तो आप कह दोगे कि वो तृतीय मंडल में वर्णित है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इनमें से वह कौन से भारतीय दर्शन है जिसने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो आप कह दोगे कि वो है वैशेषिक। जो वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ है, महर्षि कणाद इस दर्शन के प्रवर्तक हैं। तो इस क्वेश्चन से आपके दो आंसर निकल आए हैं। एक तो ये कि सृष्टि का निर्माण किससे हुआ है, तो अणु से हुआ है, और जो वैशेषिक दर्शन है उसकी जो प्रवर्तक थे तो वो कौन थे, तो आप कह दोगे कि जो वैशेषिक है उसके जो वैशेषिक जो दर्शन है उसके प्रवर्तक महर्षि कणाद है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म आपका कुंडल ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था, कुंडल ग्राम में हुआ था। आगे की इसकी जानकारी हम देख लेते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम या कुंडलपुर में हुआ था, जो कि वैशाली के निकट था। लगभग 599 ईसा पूर्व हुआ था। क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो महावीर स्वामी जी हैं उनका जन्म कितने ईसा पूर्व हुआ था, तो आप कह दोगे कि 599 ईसा पूर्व हुआ था। फिर आपसे पूछ लेता है कि इनकी माता कौन थी, तो आप कह दोगे कि इनकी माता त्रिशला वैशाली की लक्ष्मी गणराज के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ यात्रक क्षत्रिय के संघ के प्रधान थे। अब आ जाता है कि इनके जो बड़े भाई थे वो नंदी बर्मन थे। कुछ प्राचीन संस्करण की NCERT पुस्तकों में महावीर स्वामी का जो जन्म है वो 540 ईसा पूर्व बताया गया है। इसी आधार पर अनेक अन्य प्रकाशकों में भी यही जन्म तिथि है अपने पुस्तकों में अंकित कर दिया गया है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। महावीर स्वामी की जो जन्म तिथि है वो सही है 599 ईसा पूर्व, क्योंकि जो महावीर स्वामी थे महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं, और महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अब जो महावीर स्वामी पहले के हैं तो उनका जन्म पहले का होगा, तो इस हिसाब से जो उनका जन्म है वो 599 ईसा पूर्व का हो जाता है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं कि महावीर सेन जैन जो थे उनकी मृत्यु किस नगर में हुई थी। तो आप कह दोगे कि जो महावीर स्वामी हैं उनकी जो मृत्यु हुई थी वो पावापुरी में हुई थी, और उनका जो जन्म हुआ था वो कुंडल ग्राम में हुआ था। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। और फिर क्वेश्चन आ जाता है कि ये किस वंश के थे, तो आप कह दोगे कि ये यात्रक क्षत्रियों के वंश के थे। आगे बढ़ता है, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो लगभग 72 वर्ष की आयु में हुई थी। ठीक है गाइस, आगे है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। तो जो भगवान महावीर जी थे उनके प्रथम शिष्य तो कौन थे, तो उनके जो प्रथम शिष्य थे वो जमाली थे। और जमाली कौन थे, तो जमाली इनकी जो पुत्री थी उनकी पुत्री के पति थे, यानी कि इनके दामाद थे। जमाली इनके प्रथम शिष्य थे। जो भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश में सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इनके प्रिय दर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। उस पुत्री का विवाह जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। यह उनका प्रथम शिष्य था। जमाली ने बाद में महावीर का विरोध किया और बहुरत्ववाद नामक नए संप्रदाय की शुरुआत की। अब इसमें क्वेश्चन बनता है कि जो बहुरत्ववाद नामक जो संप्रदाय था तो उसकी शुरुआत किसने की थी, तो आप कह दोगे कि उसकी शुरुआत जमाली ने की थी, जो कि महावीर स्वामी के दामाद थे। आगे है कि 11 अन्य प्रधान शिष्य इन्हें गणधर कहा जाता है, जिन्हें इस प्रकार हैं। जो 11 शिष्य जो गणधर कहलाते थे उसमें ये 11 शिष्य ये इस प्रकार हैं कि इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, ये तीनों में भाई थे। और आर्यव्यक्त, सुधर्मन, मणिक पुत्र, मौर्यपुत्र, अंकित, अंचल, मैत्रेय तथा प्रभास, ये जो 11 लोग मिलकर क्या बनते हैं, गणधर बन जाते हैं। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो इनमें से कौन सा है जो कि सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, तो वो आपका हो जाएगा 14 पूर्व। क्या है, जो 14 पूर्व जैन ग्रंथ है वो अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय तथा भद्रबाहु के अध्यक्ष थे, तथा ये भी महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। ठीक है गाइस, तो इसका जो आंसर है इसका आंसर हो जाएगा सी,
14 पूर्व। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था। तो महात्मा बुद्ध ने अपना जो पहला धर्म चक्र परिवर्तन था वो कहाँ दिया था। तो आप कह दोगे कि उन्होंने सबसे पहले अपना जो धर्म चक्र परिवर्तन था वो सारनाथ में दिया था, यानी कि उन्होंने अपना पहला प्रवचन सारनाथ में दिया था। और फिर एक क्वेश्चन आता है, काफ़ी बार पूछा गया है कि बोधि वृक्ष क्या है। तो जब बोधि वृक्ष के बारे में पूछता है तो आप कह दोगे कि जो बोधि वृक्ष है उसी के नीचे जो पीपल का पेड़ था उसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए उसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। तो वो हुआ था कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण का मीन्स क्या होता है कि जो मृत्यु या मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, उनकी मृत्यु कब हुई थी। तो वो आपका हुआ था, क्या कहते हैं, कुशीनगर में। ठीक है गाइस, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें पूरा दिया गया है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन भी कहते हैं। उसके पश्चात वे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगृह, वैशाली तथा कौशल राज्य गए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल राज्य में हुआ। कौशल नरेश प्रसेनजित ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी और अपना प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे। वहाँ वे चुंद नामक लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बौद्ध को शूकर मदब यानी कि शुअर का मांस खाने को दिया। इससे उन्हें रक्तातिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनारा यानी कि कुशीनगर मल गणराज्य की राजधानी पहुँचे। यहीं पर उनका 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर को त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहते हैं, यानी कि जो शरीर त्यागने की जो क्रिया होती है उसे ही बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तकें हैं। तो त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तकें हैं। तो वो हैं आपकी बौद्ध धर्म की। ठीक है गाइस, बौद्ध धर्म की जो धार्मिक पुस्तकें हैं उसे हम त्रिपिटक कहते हैं। त्रिपिटक क्यों कहते हैं ये भी हम देख लेते हैं कि त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। ये 3 कौन कौन सी हैं। तो ये हैं विनय पिटक, जिसमें क्या कहते हैं, संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं सम्मिलित हैं। फिर है सुत्त पिटक, जिसमें महात्मा बुद्ध थे उनके वचन दिए गए हैं। फिर तीसरा है अभिधम पिटक, जिसमें दार्शनिक सिद्धांत दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है। तो ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे। बौद्ध धर्म से। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। तो इनमें से वह कौन सी है जो कि बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में समान नहीं है। तो अहिंसा है, या वेदों के प्रति उदासीनता है, या आत्मदमन, या फिर रीति व रिवाजों की अस्वीकृति। तो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में असमान है तो आत्मदमन। ठीक है गाइस, आत्मदमन तो ये क्या है। तो ये बौद्ध गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया है। वे मोक्ष के लिए कठोर साधना व काया कलेश में विश्वास नहीं करते हैं। इसके विपरीत महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग को आवश्यक बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। तो जो बोध गया में जो बोधि वृक्ष है वो किस पीढ़ी का है गाइस। तो वो 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है। 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है। और जो बोधि वृक्ष है तो ये क्या है। तो इसी पेड़ के नीचे महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी, इसीलिए इस पेड़ को बोधि वृक्ष कहने लगे हैं। आगे है कि महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। हुएन-त्सांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। इसके बाद इस स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था।
यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने व उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रम से 2 बार सम्राट अशोक, 1 बार पुष्य सुमित्र सुंग और 1 बार पूर्व वर्मा तथा अंत में कलिंगम द्वारा लगवाया गया, अतः यह 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर इसे 5वीं पीढ़ी का बताया गया है। तथ्यों में विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। तो इसका आंसर 6वीं और 5वीं में, लेकिन इस क्वेश्चन में आपका आंसर इसका 5वीं वंश का है, 5वीं शताब्दी का। ठीक है, इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था। जो बराबर की जो गुफाएं थीं तो वो कौन थे जिन्होंने उसे आश्रय गृह के रूप में प्रयोग किया था, तो वो थे आजीविकों ने। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बारावर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकाओं के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बारावर पहाड़ियों की गुफा में सुदामा की गुफा और कर्ण चौपाट नामक गुफाओं भी सर्वप्रथम थी। कौन कौन सी, अब आपसे पूछ लेता है कि सुदामा की गुफा कहाँ है और कर्ण चौपड़ कहाँ है, तो आप कह सकते हो कि वो बराबर की पहाड़ियों में स्थित है, जो कि सर्वप्रसिद्ध है। ठीक है, इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे आपके मखली गोशाल। कौन थे? मखली गोशाल थे। तो मखली गोशाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते उन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व निर्धारित एवं संचालित होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे। कौन थे? उदयन थे। तो पाटलिपुत्र की जो स्थापना हुई थी वो अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने की थी। अब आपसे पूछ लेता है कि उदयन किसके उत्तराधिकारी थे, तो आप कह दोगे कि वो अजातशत्रु के उत्तराधिकारी थे और गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। उसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। यह नगर शुशनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रहा है पाटलिपुत्र। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था। तो सबसे पहले पाटलिपुत्र को किसने राजधानी बनाया था, तो वो उदयन ने बनाया था। और उदयन किसके उत्तराधिकारी थे, तो ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। आगे देख लेते हैं कि हर्यंक वंशी शासक उदयन या उदयभद्र के शासनकाल की सर्व प्रमुख घटना गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना है। उसने राजगृह से इसी नव स्थापित नगर में अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी उदयन ने। ठीक है, इस आगे बढ़ते। क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि जो उदयन थे तो वो किस वंश से थे, तो वो हर्यक वंश से थे। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था। तो वह पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी या बसाया था, तो वो उदयन ने की थी। मगध नरेश उदयन के शासनकाल की सर्वप्रमुख घटना गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना है। उसने राजगृह से इसी स्थान पर अपनी राजधानी स्थानांतरित कर ली थी। तो इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि जो पाटलिपुत्र है वो किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है, तो आप कह सकते हो कि ये गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र स्थित है। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लक्ष्मी के द्वारा स्थापित किया गया था। लक्ष्मी। ठीक है गाइस, आगे देख लेते हैं इसकी पूरी व्याख्या कि वैशाली के लक्ष्मियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लक्ष्मी वज्र संघ में प्रमुख था। किसमें? वज्र संघ में प्रमुख था। आगे बढ़ते हैं। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, तो वो थी राजगृह, गिरिवर। और बाद में इसे उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी
बना लिया था। उससे पहले पाटलिपुत्र से पहले क्या थी, तो राजगृह थी। ठीक है, इस पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ के पुत्र जरासंध थे, जिसने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक हुआ। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर ली थी। अब क्वेश्चन आता है कि जो मगध पर सबसे पहला जो शासन था वो किसका था, तो मगध पर सबसे पहला राजवंश जो था वो था बृहद्रथ वंश, जिसने मगध पर अपना राजवंश चला रखा था, अपना उस पर राज्य किया था। ठीक है गाइस, आगे बढ़ लेते हैं कि अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था। तो अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक वंश। क्या था, हर्यक वंश था। ठीक है, तो मगध का शासक अजातशत्रु अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था। इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन ने कर दी थी। यानी कि जो अजातशत्रु थे वो सिंहासन पर बैठने के लिए उनके जो खुद के पिता थे उनकी बिंबिसार की हत्या कर दी थी, तब राजगद्दी पर बैठे थे। और वही चीज़ इसके साथ भी हुआ। तो जो अजातशत्रु का जो पुत्र था उदयन, उसने भी अपने पिता की मृत्यु करके ही क्या कहते हैं अपने उस पर सिंहासन पर बैठ गया था। ठीक है गाइस, तो जैसी करनी वैसी भरनी। आगे है कि सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटर के नाम से किसने बुलाया था या किसने उसकी पहचान की थी, तो वो थे विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रोकोटस के नाम से की थी। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है, जबकि जस्टिन ने सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। आगे क्वेश्चन है नेक्स्ट कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था, तो वो थे जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने ही सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के लेखों जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए थे उनका उद्वाचन किया था या अनुवाद किया था, किंतु उन्होंने लेखों के देवान प्रिय की पहचान सिंहल के राजा तिस से कर डाली थी। कालांतर में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सिंहली अनुश्रुतियों दीपवंश तथा महावंश में यह उपाधि अशोक के लिए उपयुक्त की गई। अतः वर्ष 1915 में मास्की से प्राप्त लेख में अशोक नाम भी पढ़ लिया गया। आगे है कि मेगास्थनी की पुस्तक का नाम क्या था। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था, तो उनकी पुस्तक का नाम था इंडिका। जो क्वेश्चन आता है कि इंडिका पुस्तक है वो किसने लिखी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। आगे है कि चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन शासक था। सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक निर्याक्स, अनेसिकर्स, अरिस्तोबुलस तथा मेगास्थनीज थे, जिनके विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देते हैं। विदेशी लेखों में मेगास्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी पुस्तक इंडिका में मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत मिलता है। जो मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका, उसमें जो मौर्य वंश था, मौर्य का जितना भी इतिहास था वो सबसे ज़्यादा उसी में मिला है, इसीलिए ये पुस्तक काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। इंडिका का लेखक कौन था, तो इंडिका के लेखक मेगास्थनीज थे। ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। आगे है कि मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों में विभिन्न समितियों द्वारा होता था। इसकी कुल 6 समितियां होती थी तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। बिक्री कर मूल्य का 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। करों की चोरी करने वालों को मृत्यु दंड दिया जाता था। अतः विकल्प भी सही होगा, क्या, मेगास्थनीज। आगे है कि मेगास्थनीज किसका दूत था, तो जो मेगास्थनीज था वो सेल्यूकस का दूत था। अब सेल्यूकस कौन थे, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया एक यूनानी दूत था, जिसके पूर्व वह अराकोशिया के क्षेत्रप के राज दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। मेगास्थनीज ने काफ़ी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। भारत में उसने जो कुछ भी देखा
देखा सुना उसे उसने इंडिका नामक अपने ग्रंथ में लिपिबद्ध किया। आगे है क्वेश्चन है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे। तो अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे, तो वो थे आपके बृहद्रथ। ठीक है गाइस, अंतिम मौर्य सम्राट आपके बृहद्रथ थे और बृहद्रथ की जो हत्या थी वो उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी और उसी के बाद से मौर्य वंश समाप्त होकर शुंग वंश की स्थापना हो गई थी। क्वेश्चन आपसे कई बार पूछ लेता है कि शुंग वंश की स्थापना किसने की थी, तो आप कह सकते हैं कि शुंग वंश की जो स्थापना थी वो पुष्यमित्र ने की थी। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं कि किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं। तो किस अभिलेख में, तो वो है आपके जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं। आगे है कि गुजरात के जूनागढ़ के रुद्रदामन जो कि आपका 130 से 150 ईस्वी का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है उस पर अशोक के 14 विज्ञापनों की एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के 2 लेख भी गुदे हुए हैं। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसमें रुद्रदामन की वंशावली, विजयों, शासन, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। तो इनमें से वह राजा कौन से थे जिनका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था, तो वो थे आपके खारवेल। कौन थे, खारवेल के राजा जो थे उनका जो जैन धर्म के प्रति काफ़ी झुकाव था। आगे है कि कलिंग का चेदी वंशी शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास में महानतम सम्राटों में से एक था। अब आ जाता है कि खारवेल किसके शासक थे, तो वो कलिंग का चेदी वंशी शासक था। ठीक है गाइस, कौन, खारवेल। और उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। अब वो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि हाथी गुम्फा जो अभिलेख है वो कहाँ प्राप्त हुआ है, तो आप कह सकते हो कि वो आपका उदयगिरी की पहाड़ियों से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति का भारी झुकाव था। हाथी गुम्फा अभिलेख प्राकृत भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन जाता है कि जो हाथी गुम्फा अभिलेख है वो किस भाषा में है, तो आप कह दोगे कि जो हाथी गुम्फा अभिलेख है वो प्राकृतिक भाषा में है, उदयगिरी की पहाड़ियों में है और ये खारवेल जो चंदेल वंशीय शासक थे खारवेल उनसे संबंधित एक आखिरी मात्र स्रोत है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं कि कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। जो कलिंग नरेश थे खारवेल उनका संबंध किससे था, तो उनका संबंध था चेदी वंश से। किससे, चेदी वंश से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन या प्राचीन भारत का नेपोलियन तो वो समुद्रगुप्त को कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो ये भी हम देख लेते हैं कि इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी थी। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। इसके लेखक हरिशेन है। तो इसी में से आपके 3-4 क्वेश्चन मिल जाते हैं। पहला तो ये कि जो समुद्रगुप्त की जो क्या कहते हैं भारतीय नेपोलियन की जो संज्ञा थी तो वो किसने दी थी, तो वो थी क्या कहते हैं विसेंट स्मिथ ने। ठीक है, और किस पुस्तक में दी थी, तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब क्वेश्चन आ जाता है कि अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, तो आप कह दोगे कि विसेंट स्मिथ थे। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं कि गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था वो थे। तो वह गुप्त सम्राट कौन था जिसने हूणों को पराजित किया था, तो वो थे स्कंदगुप्त। कौन थे, स्कंदगुप्त। तो हूणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में 455 में हुआ था तथा स्कंदगुप्त के हाथों से वे बुरी तरह परास्त हुए। यूएसआर के अनुसार इस हूण आक्रमण का नेता खुशनवाज था। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया था। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी के अंत तथा 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्रों पर हूणों ने कब्जा कर लिया था। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं कि किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता है।
तो किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता है? तो अप्रहत कहते हैं कि बिना जोती हुई जंगली भूमि, जो बिना जोती हुई जो जंगली भूमि होती थी उसे अप्रहत कहा जाता था। और ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, चीनी यात्री सुंग युंग ने भारत की यात्रा की थी। तो चीनी यात्री सुंग युंग ने भारत की यात्रा कब की थी? तो उसने भारत की यात्रा की थी 515 से 520 ईस्वी में। इसके बारे में देख लेते हैं कि चीनी यात्री सुंग युंग 518 में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्र की थी। अब क्वेश्चन आ जाता है कि वह कौन सा चीनी यात्री था जिसने बौद्ध धर्म की प्रतियों को इकट्ठा किया था? तो वो थी सुंग युंग। और इसका मुख्य उद्देश्य ही यही था कि बौद्ध धर्म की जितनी भी प्रतियां हैं उन्हें इकट्ठा करना। आगे बढ़ते हैं कि हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो वो आया था हुएनसांग। कौन सा आया था? हुएनसांग। हुएनसांग के बारे में आगे देख लेते हैं कि हर्षवर्धन के समय की सर्वप्रमुख घटना चीनी यात्री हुएनसांग के भारत आगमन की है। उसकी उत्कट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए गए स्थानों को देखने एवं पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने की थी, जो उन दिनों भारत में सुलभ थे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने तांग शासकों की राजधानी चंग से भारतवर्ष के लिए 629 में प्रस्थान किया। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसे सीयूकी कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाता है कि सीयूकी की जो रचना थी या जिसके लेखक कौन है? तो हुएनसांग है। और जो सीयूकी जो पुस्तक है वो किस पर आधारित है? तो वो भारत पर आधारित है, भारतवर्ष पर। फिर क्वेश्चन आता है कि जो हुएनसांग था वो भारतवर्ष के लिए कब प्रस्थान किया था? तो उसने 629 में किया था। और कहाँ से किया था? तो तांग शासकों की राजधानी चंग से किया था। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते। और उसका मुख्य मोटिव क्या था भारत आने का? तो उसका सिर्फ और सिर्फ जो मोटिव था वो था कि महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए गए स्थानों को देखने एवं पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करना ही उसका मुख्य उद्देश्य था। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि कल्लड़ की पुस्तक का क्या नाम है? तो कल्लड़ की पुस्तक का नाम क्या है? तो कल्लड़ की पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी, जो कि कश्मीर के इतिहास पर लिखा गया है। जो कल्लड़ ने जो राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा है, इस ग्रंथ की रचना कल्लड़ ने जयसिंह के शासनकाल में पूर्ण की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की थी। क्वेश्चन आ जाता है कि अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन थे? तो आप कह दोगे चंद्रगुप्त थे। और चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य थे। और चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के थे। और राजतरंगिणी किसकी पुस्तक है? तो कल्लड़ की है। और फिर आता है कि कश्मीर का इतिहास किस पुस्तक से मिलता है? तो वो है राजतरंगिणी। आगे बढ़ते हैं। मतलब एग्जामिनर आपसे कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको मुख्य चीज़ इसकी टॉपिक याद करके रखने है कि कश्मीर का इतिहास तो राजतरंगिणी और राजतरंगिणी कल्लड़। अब इसे वो आपको चाहे कैसे भी घुमा के दे दे, आपका आंसर वही रहेंगे। फिर है कि औदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो औदंतपुर शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? तो वो आपका बिहार में स्थित है। ठीक है, और इसके बारे में देख लेते हैं कि जो औदंतपुर जिसे उदनापुर भी कहा जाता है, प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। यह बिहार राज्य में अवस्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। अब क्वेश्चन आ जाता है कि जो औदंतपुर का जो शिक्षा केंद्र है उसकी स्थापना किसने की थी? तो पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कर्नाटक वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्नाटक वंश का संस्थापक कौन था? तो न्यायदेव थे या फिर नरसिंह देव थे या विजय देव थे या हरिदेव। तो जो कर्नाटक के संस्थापक थे वो आपके नान्य देव थे। कौन से थे? नान्य देव थे। ठीक है गाइस, तो इसका देख लेते हैं कि नान्य देव कौन थे। तो कर्नाटक वंश के संस्थापक नान्य देव 1097 से 98 ईस्वी मतलब थे। वे एक महान योद्धा थे। नान्य देव के कर्नाटक की राजधानी शिमरावगढ़ को बनाया। कर्नाटक वंश का शासनकाल 1097 से 1325 ईस्वी तक मिथिला का स्वर्ण युग कहलाता है। अब क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि जो मिथिला का स्वर्ण युग है तो वो किसे कहलाता है, यानी क्या कहलाता है? तो जो कर्नाटक वंश का जो संस्थापक न्यायदेव थे, तो जो कर्नाटक वंश का
कर्नाट वंश का जो आपका शासन काल था उसे ही मिथिला का स्वर्णयुग कहते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि मिथिला का स्वर्णयुग क्या है, तो आप कह दोगे कि जो कर्नाट वंश था उसका जो शासन काल था उसी को मिथिला का स्वर्ण युग कहते हैं। ठीक है गाइस, फिर आता है कि नान्यदेव ने कर्नाटक की राजधानी किसे बनाया था, तो शिमरावगढ़ को बनाया था। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आप बता देंगे कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह था। कौन था, हरि सिंह था। ठीक है गाइस, अब देख लेते हैं कि हरि सिंह कौन थे। तो कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव थे। ये कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। इन्होंने पंजी व्यवस्था की शुरुआत की थी। अब पूछता है आपसे कि पंजी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी, तो आप कह दोगे कि पंजी व्यवस्था थी उसकी शुरुआत हरि सिंह देव ने की थी और ये कर्नाट वंश के अंतिम शासक भी थे। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई, तो किस काल में, तो वो आपके धर्मशास्त्र के समय में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी। अब धर्मशास्त्र क्या है उसे भी देख लेते हैं। तो धर्मशास्त्र आपका धर्मशास्त्रों के समय में 4 वर्ण होते थे। कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियों जैसे अम्बकष्ट, उग्र, निषाद, मागध, विदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया था। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया था, जिसमें निर्वसित एवं अनिर्वसित। इसमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे, यानी कि कौन से, आपके निर्वसित जो होते थे वो अस्पृश्य माने जाते थे। अस्पृश्य क्या, जैसे कि किसी को छू लेना तो वो मतलब अछूत हो गया, तो वो ऐसे माने जाते थे कि निर्वसित जो लोग होते थे, शूद्र होते थे, उन्हें कोई टच नहीं करता था। ठीक है गाइस, तो धर्मशास्त्र के अनुसार कितने वर्ण थे, तो आपके 4 वर्ण थे। कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और जो अनेक जातियां और पैदा हो गई थी, जैसे ये नीचे दी गई हैं, मगध, वदेक, रथकार, तो ये वैसी जातियां थीं जैसे किसी ने प्रेम विवाह कर लिया या कुछ भी, तो अलग अलग कास्ट का, इंटर कास्ट में जो शादियां हो जाती थी, तो उनसे जो उत्पन्न जो बच्चे होते थे तो उनका कास्ट नहीं समझ आता था। तो इस तरीके से ये अनेक अनेक जातियाँ तैयार हो गई थी। वैसे केवल 4 ही वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, तो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, तो वो आपकी कश्मीर में आयोजित की गई थी। अब देखते हैं कि वो कौन सी बौद्ध संगति थी। तो जो कनिष्क के समय में जो बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था वो बौद्ध धर्म की 4थी संगति थी। कौन सी थी, 4थी और अंतिम संगति सभा कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। अब क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो 4थी बौद्ध सभा थी वो कहाँ पर की गई थी, तो वो कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछता है कि बौद्ध धर्म की जो 4थी संगति थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो आप कह दोगे कि उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कि प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे। तो पहले तो क्वेश्चन आता है कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो हम इसके बारे में भी पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इसमें देख लेते हैं कि जो प्रथम बौद्ध संगति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। कौन थे, महाकश्यप थे। ठीक है गाइस, तो इसकी देखिए कि प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखे गए। कनिष्क ने ताम्र पत्रों पर गुदवाकर एक स्तूप में रखवा दिया था। त्रिपिटक में लिखे गए इन्हीं भाष्यों को विभाषा शास्त्र कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि पहली बौद्ध संगति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। यानी कि उनकी जो बौद्ध संगति आपकी थी, तो पहली बौद्ध संगति आपकी राजगृह में, और वो भी सप्तपर्णी की गुफा में हुई थी। कहाँ पर, सप्तपर्णी की गुफा में हुई थी। राजगृह और सप्तपर्णी की गुफा में हुई थी। इस समय मगध का शासक कौन था, अजातशत्रु थे। यानी कि किसके शासनकाल में, तो अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में हुई थी, जो कि 100 वर्षों के पश्चात हुई थी। यानी कि जो पहली हुई थी उसके 100 वर्षों के बाद हुई थी और इसके अध्यक्ष थे आचार्य शवक मीर। कौन थे, आचार्य सर्वकामिनी इसके अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं।
आगे है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी। तो जब महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हो गई थी, जब महापरिनिर्वाण उन्होंने ग्रहण कर लिया था, तो पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो वो गाइस आपकी राजगृह में हुई थी, वो भी सप्तपर्णी की गुफा में। ठीक है गाइस, और किसके शासन काल में? तो अजातशत्रु के शासन काल में। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं कि बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। ये 2 स्तंभों जैसे कि स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में अंकित है। आपको सुमेल करना है, यानी कि हमें इसे आपस में मिलाना है। जो महात्मा बुद्ध थे, उनका जो जन्म से कौन सी जगह प्रसिद्ध है, ज्ञान प्राप्ति से कौन सी है, प्रथम प्रवचन से कौन सी है और निधन से कौन सी है। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर क्या होगा कि जन्म उनका कहाँ हुआ था? तो आप कह दोगे कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है गाइस, और ज्ञान प्राप्ति उन्हें कहाँ पर प्राप्त हुई थी? तो बोध गया में। कहाँ पर? बोधि वृक्ष के नीचे बोध गया में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। और प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो उन्हें प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया था। उनका निधन कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। तो इस तरीके से इनका आंसर हो जाएगा पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का पहला और चौथे का चौथा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? यानी कि बोध गया में किसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो आप कह दोगे कि बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और किस पेड़ के नीचे हुई थी? तो पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी, जिसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था। तो जो बोध गया में जो महाबोधि मंदिर है, तो वो क्यों बनाया गया था? क्योंकि वहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए महाबोधि मंदिर बनाया गया था। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए इसकी डिटेल पूरी दी गई है कि बोध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। काफ़ी बार आपसे पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध ने कितने साल तपस्या की थी? तो आप कह सकते हैं कि महात्मा बुद्ध ने 6 साल की साधना की थी। और किस उम्र में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी? तो 35 वर्ष की उम्र में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। और जिस दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस दिन वैशाख पूर्णिमा थी, और पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और उसी जगह पर क्या कहते हैं, उनका एक मंदिर महाबोधि मंदिर बनवा दिया गया था। ठीक है गाइस, और फिर 2000 काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि जो महाबोधि मंदिर है उसे कब धरोहर स्थल के रूप में बनाया गया है? तो 2002 में यूनेस्को द्वारा यह विश्व धरोहर स्थल बना दिया गया है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा ने दिया था? यानी कि महात्मा बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो वो कनिष्क के काल में। कनिष्क के काल में महात्मा बुद्ध को एक देवता के रूप में जाना जाने लगा था। आगे देख लेते हैं कि कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक 2 स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ अनेक बोधिसत्वों की भी पूजा आरंभ हो गई। आगे है कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो सबसे पहले ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वो आपकी वैशाली में थी। ठीक है गाइस, तो इसकी पूरी डिटेल देख लेते हैं कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। वस्तुतः 6ठी सदी में जहाँ महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, वहीं बज्जी तथा मल्ल नामक 2 राज्यों में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। बज्जी 8 राज्यों का एक संघ था, जिसमें वैशाली के लक्षवी सर्वाधिक शक्तिशाली हुआ करते थे। ठीक है गाइस, आगे है कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध हुई है। जो 16 महाजनपद थे उनकी जो सूची उपलब्ध हुई है, तो वो हमें कहाँ से उपलब्ध हुई है? तो वो हमें अगुंतर निकाय से प्राप्त हुई है। तो 16 महाजनपदों की सूची हमें अगुंतर निकाय से प्राप्त हुई है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है तो देख लेते हैं कि हमारे वो 16 महाजनपद कौन कौन से हैं। तो बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध हुई है। इन्हें 16 महाजनपद कहा गया है। ठीक है,
पहला था आपका अंग, मगध, काशी, कौशल, बज्जी, मल, चेदी, वत्स, पुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। ये आपके 16 जनपद हैं। इन सभी जनपदों में एकमात्र महाजनपद अश्मक दक्षिण भारत में स्थित था। ठीक है। और जनवशतसूत्र में केवल 12 राज्यों के ही नाम मिलते हैं। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, किंतु वहाँ उनका नाम भिन्न प्रकार से दिया गया है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापना का युग है। जो नालंदा विश्वविद्यालय उसकी जब स्थापना हुई थी तो उस टाइम पे कौन सा युग था? तो उस टाइम पे आपका गुप्त वंश चल रहा था, गुप्त युग चल रहा था। इसकी डिटेल देख लेते हैं कि नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित है। इसके ध्वंसावशेष बाड़ागांव ग्राम में दूर तक आज भी बिखरे हुए हैं। जो जब ये नालंदा विश्वविद्यालय था इसे नष्ट किया गया था, तो इसके जो अवशेष हैं वो आज भी क्या कहते हैं बाड़ागांव गांव में क्या कहते हैं दूर दूर तक बिखरे पड़े हैं। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्ध गुप्त, तथागत गुप्त तथा बालादि गुप्त आदि गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिया था, जिससे इस विहार की यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय की नींव पड़ी और नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया गया था। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। जो नालंदा विश्वविद्यालय था तो वो किस लिए प्रसिद्ध था? वो इसलिए प्रसिद्ध था क्योंकि ये बौद्ध धर्म दर्शन पर आधारित था। क्योंकि ये बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। उसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री हुएंगसांग भी आया था। हुएंगसांग भी क्या कहते हैं नालंदा में बौद्ध दर्शन का अध्ययन करने के लिए आए थे। ठीक है गाइस, और ये नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? तो बौद्ध दर्शन के लिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी। तो मध्यकालीन भारत में जो मनसबदारी प्रथा थी वो क्यों लागू की गई थी? तो उसका लागू करने का एक ही मोटिव था, वो था सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु, यानी कि सैनिकों की सुगमता से भर्ती हो सके, इसीलिए मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था को लागू किया गया था। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। तो मनसबदारी व्यवस्था क्या है, कैसे क्या होता था, ये इसकी पूरी डिटेल जानकारी ले लेते हैं कि मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया था। मनसब द्वारा 3 बातें निर्धारित होती थी कि पदाधिकारी का वरीयता क्रम, वेतनमान और सैनिक उत्तरदायित्व। इन 3 जो कंडीशंस होती थी, शर्तें होती थी, उन पे किसी भी सैनिक का क्या कहते हैं भर्ती एक तरीके से हुआ करती थी। तो उसमें क्या कि पदाधिकारी का वरीयता क्रम और वेतनमान और सैनिक उत्तरदायित्व, यानी कि कौन सा सैनिक है उसका कौन सा क्रम रहेगा, उसका वेतन कितना रहेगा और उसके उत्तरदायित्व क्या होंगे। सैनिक उत्तरदायित्व में मनसबदार को अपने मनसब के अनुसार सैनिकों को रखना पड़ता था। इस व्यवस्था से राज्य ने सैनिकों की प्रत्यक्ष भर्ती और रखरखाव के उत्तरदायित्व मनसबदारों पर डाल दिया था, जिसके बदले में मनसबदार को नगद या जागीर प्रदान की जाती थी। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन 1 और दूसरा कथन R है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो पहला कथन है आपका कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। इसका कारण था कि महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कि कथन और कारण दोनों ही सही हैं, परंतु जो इसका कारण है वो एक ही सही व्याख्या नहीं करता। मतलब ये कोई कारण नहीं था कि उसे जो राजाओं से उसे आश्रय नहीं मिल रहा था, इसलिए वो नष्ट हो गया था। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। 12वीं सदी के अंत तक मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप महाविहार का पतन हो गया था। यानी कि जो नालंदा विश्वविद्यालय का जो पतन हुआ था वो मुस्लिम के आक्रमणों की वजह से हुआ था। ठीक है गाइस, बंगाल के पाल शासकों द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण देने के फलस्वरूप नालंदा का महत्व भी घट गया था। क्योंकि जब नया विश्वविद्यालय को संरक्षण मिलने लगा था ना विक्रमशिला वाले को, तो नालंदा का जो महत्व था वो भी घट गया था। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं।
आगे है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कब हुआ था, तो वो आपका हुआ था ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में।